नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी निवेश में, जहां हम आपके कमोडिटी से जुड़े हुए तमाम सवालों के जवाब देते हैं। तो सवाल पूछने का तरीका बेहद ही आसान है। आप हमारे नंबर 9136934058 पर अपने सवाल हमें पूछ सकते हैं। साथ ही आप हमारे सोशल मीडिया पेज के जरिए भी अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। और आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ दो मेहमान हैं। नवनीत दमानी हैं, वीपी हैं कमोडिटी रिसर्च के मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज से, और भूपेश शर्मा है, टेक्निकल एक्सपर्ट है। आप दोनों मेहमानों का स्वागत है। साथ ही आज रुपए पर बात करने के लिए हमारे साथ कुणाल सोदानी हैं, असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट है शिन्हन बैंक के ग्लोबल ट्रेडिंग सेंटर एफएक्स एंड रेट्स। कुणाल जी, स्वागत है आपका। रुपए की चाल पर सबसे पहले बात करेंगे। रुपया एक बार फिर से आज नया रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया, 79.99, 80 के दहलीज पर खड़ा है। क्या लग रहा है, कल 80 के ऊपर चला जाएगा? तो सबसे पहले अगर आज की हम बात करें, आज के ट्रेडिंग सेशन की, तो कहीं ना कहीं ये जो मूवमेंट था वो काफी फ्लो ड्रिवन मूवमेंट था। काफी ऑयल रिलेटेड बाइंग हमने आज देखी, ड्यू टू विच हमने ऑलमोस्ट नियर 80 लेवल्स आज देखे। बट अगर हम ओवरऑल ग्लोबल पर्सपेक्टिव की बात करें तो डॉलर इंडेक्स 109.29 तक जाने के बाद काफी अच्छा रिट्रेस एंड रिवर्स हुआ, जो 107.20 की तरफ आया। सो एक पॉजिटिव फैक्टर है कि डॉलर इंडेक्स काफी अच्छा रिट्रेस हुआ। यूरो डॉलर, अगर जीबीपी डॉलर हम देखें तो काफी अच्छा बाउंस हमने वहां पे देखा, और ये अगर थोड़ा सस्टेन कर सकता है, दो चीजें हमें यहाँ से देखनी होगी। एक, जो 21 जुलाई को ईसीबी की पॉलिसी है, विच इज यूरोपियन सेंट्रल बैंक, इस पॉलिसी को काफी ज्यादा मतलब मायने दिया जाएगा, बिकॉज वहां पे रेट हाइक की बातें हैं और फ्यूचर ट्रेजेक्टरी किस तरह होल्ड करते हैं। तब तक मुझे लग रहा है यूरो थोड़ा सा यहाँ पे ऊपरी तरफ में भी दबाव बना सकता है, जिससे रुपए को थोड़ी मदद मिल सकती है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट फैक्टर था आज के दिन में, जो क्रूड ऑयल प्राइसेस थे, जो ब्रेंट क्रूड है, वो 103.50 की तरफ चले गए। तो हमने बार बार देखा कि $98 पर बैरल की तरफ आता है, बट उसके नीचे सस्टेन करना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पा रहा इस पॉइंट पे। सो वो एक सेकेंड रीजन था जो थोड़ा सा रुपये पे प्रेशर बना हुआ था, क्योंकि ऑयल बार बार उसी लेवल से बाउंस कर रहा है। तीसरा, जो 26-27 जुलाई को जो फेड पॉलिसी है, तो 75 बेसिस पॉइंट तो ऑलरेडी मार्केट ने डिस्काउंट कर दिया है, बट जिस हिसाब से सीपीआई नंबर आए हैं उस हिसाब से फ्यूचर ट्रेजेक्टरी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, या कोई ज्यादा सरप्राइज फैक्टर या एलिमेंट दिखाई देता है। तो मुझे लग रहा है कि ये दो तीन इवेंट्स को मद्देनजर रखते हुए थोड़ा सा प्रेशर रह सकता है, बट मुझे लग रहा है कि ज्यादा ऊपरी तरफ दबाव मुझे नहीं लग रहा। सो 80.35 अगर मैं नंबर रखूं डॉलर रुपये के लिए, तो वहां पे मुझे लग रहा है कि एक अच्छा रेजिस्टेंस फॉर्म होता है। मे बी अगर 80 टेस्ट करके थोड़े स्टॉप्स ट्रिगर होते हैं तो वो 80.35 तक तब जा सकता है, बट थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि एक बार थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आ सकता है टूवर्ड 79.60, प्योरली बिकॉज डॉलर इंडेक्स मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा नीचे की तरफ सस्टेन कर सकता है एटलीस्ट 2 से 3 ट्रेडिंग सेशंस तक। तो 79.60 की ओर मुझे थोड़ा सा लग रहा है। 80.35 एक थोड़ा सा टॉपिश लेवल इस जंक्चर पे लग रहा है बिफोर द ईसीबी पॉलिसी। यानी दो तीन चीज़ें जो कुणाल का कहना है कि जो डॉलर इंडेक्स में जो नरमी है वो सस्टेन कर सकती है और उसका फ़ायदा रुपए को मिलेगा, और 80-35 के आसपास, 80.35 के आसपास वहाँ पर एक रेजिस्टेंस फेस करेगा, और यहाँ से नीचे जो 79.6 के आसपास वापस से नीचे की तरफ रुपया आ सकता है। ये एक अहम फैक्टर है। शुक्रिया कुणाल, आपने बहुत पूरा धन्यवाद। एनालिसिस किया और समझाया कि रुपए की आगे चाल कैसी रहेगी। आगे भी आपसे बात होती रहेगी। अब नवनीत जी, अब आप बताइए, रुपए में जिस तरह की नरमी हम देख रहे हैं, हालांकि आज डॉलर इंडेक्स भी वहाँ पर कमज़ोर है, उसके बाद भी रुपए में यहाँ पर कमज़ोरी दिख रही है। क्या लग रहा है, आप किस तरह के लेवल देख रहे हैं रुपए में आगे? वेल, लास्ट 2-3 दिनों से रुपए की जो चाल है वो करीब 80 के आसपास आके थोड़ी सी सुस्ताती भी नजर आ रही है। डॉलर इंडेक्स हम मान रहे थे कि एक प्राइम ड्राइवर है जिसकी वजह से रुपये में थोड़ा बहुत आउटफ्लो देखने मिल रहा है और हमें सस्टेन बेसिस पे वीकनेस देखने मिल रही है, बट साथ ही साथ अगर देखा जाए तो डॉलर इंडेक्स में करीब करीब 1.5% का रिट्रेसमेंट दिखा है। 109.20-30 से करीब 108, 107-50-60 के आसपास अभी चल रहा है, तो उसका खासा इम्पैक्ट रुपये में देखने नहीं मिला है। मेरा मानना है कि अगले 1-2 दिन थोड़े से क्रिटिकल रहेंगे और 80.10, 80.20 के ऊपर सस्टेन होना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा रुपये को। यहाँ से रिट्रेसमेंट बनता है और यहाँ से करीब 79-20 तक के स्तर में आने वाले दिनों में देखते हैं। भूपेश जी, आपको क्या लग रहा है, 80 के आसपास के स्टॉप लॉस तो नहीं होंगे बहुत ज़्यादा, और हो सकता है कि अगर वो ट्रिगर हो तो कहीं ज़्यादा ऊपर की ओर निकल जाए 80 के?
नमस्कार विश्वनाथ जी। मेरे को रुपए में अभी 81 के आसपास जाता हुआ समझ आता है। इसके ऊपर मेरे को एक बार तेजी नहीं लगती और मार्केट 79 से लेके 81 की रेंज में घूमता रहेगा। जिस हिसाब से अभी पिछले 2 दिनों में डॉलर इंडेक्स की चाल डिक्सी की चाल देखने को मिली है कि 109 से लेके अभी 107.30 पे बाजार ट्रेड कर रहा है। उस हिसाब से मुझे लगता है कि रुपया 81.50 का भाव क्रॉस नहीं करना चाहिए। चलिए अब सोने चांदी की बात कर लेते हैं। सोने चांदी में नवनीत जी क्या लग रहा है, अच्छी तेजी आज यहाँ पर दिख रही है? क्या ये तेजी आपको आगे बढ़ती हुई दिख रही है, या अब यहाँ से अगर किसी के पास पोजीशन है तो यहाँ से निकल जाना चाहिए, ये तेजी ज़्यादा नहीं टिकेगी? आप क्या सलाह देंगे गोल्ड में आज? वेल गोल्ड अच्छा रिट्रेसमेंट दिखा चुका है लास्ट कुछ महीनों में, और मुझे लगता है कि 1710 तक के जो स्तर अभी फिलहाल गोल्ड ट्रेड कर रहा है वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है। तो शॉर्ट टर्म के लिहाज से मैं बाय साइड पे ही हूँ, और मुझे लगता है कि 50,300 50,400 की रेंज में बाय किया जाए। 50,050 का आप स्टॉप लगाइए, 5700 50,900 ये दो पॉसिबल टारगेट देखने मिल सकते हैं। साथ ही साथ सिल्वर की बात करें तो सिल्वर में उतना ट्रैक्शन नहीं देखने मिल रहा है जितना गोल्ड प्राइसेस में देखने मिल रहा है। प्राइमरीली जो बेस मेटल में नरमी है या बेस मेटल में प्रेशर दिखा है लास्ट कुछ दिनों से, वो सिल्वर पे ज़्यादा हावी हो चुका है। मेरे हिसाब से सिल्वर अभी भी सेल ऑन रैली है, जब तक ये 57,000 तक के स्तर क्लियरली नहीं तोड़ देता, तो ये सेल ऑन रैली वाला ही रुझान रहेगा सिल्वर में। 56,300 के आसपास आप सेल करिए, 55,500 55,600 तक के नीचे में टारगेट देखने मिल सकता है। चलिए एक सवाल भी ले लेते हैं। मंटू हैं नवीनगर से, सिल्वर मिनी है इनके पास, 56,000 के भाव पे 12 लॉट इन्होंने लॉन्ग पोजीशन बना रखी है। क्या करना चाहिए भूपेश जी? लग रहा है ये प्रॉफिट में आ जाएंगे, हालांकि आसपास ही है, इनके बाइंग लेवल के आसपास भाव है। क्या करना चाहिए इनको अब? जी, अगर गोल्ड की तुलना में सिल्वर का बाजार देखेंगे तो सबसे पहले तो ये कहूँगा कि सिल्वर का बाजार कहीं गोल्ड की तुलना में काफ़ी नेगेटिव है। और सिल्वर, जैसे कि हमारे सहयोगी अभी नवनीत जी ने भी बताया कि 57,000 के ऊपर जब तक नहीं निकलती, तो उसी तरीके से मेरा लेवल 57,450 का है। जब तक बाजार 57,450 के ऊपर सस्टेन नहीं करता, तब तक मार्केट में कोई बड़ी तेजी की संभावना नहीं रहेगी। परंतु शाम के सत्र में हो सकता है कि मार्केट 56,700 के इर्द-गिर्द आ जाए। परंतु इनकी पास अच्छी खासी पोजीशन है, 12 लॉट लिए हुए हैं, तो 55,800 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस इनको मेंटेन करके चलना चाहिए। नीचे में अगर दोबारा से अगर कहीं 54,700 के आसपास कहीं बाजार मिलता है, तब इन्हें नए फिर से एंट्री करनी चाहिए। ओके, एक और सवाल चांदी पर ही है। नरेंद्र जैन है रतलाम से। नवनीत जी आपको लग रहा है क्या 56,000 तक चांदी जा सकती है? नरेंद्र जैन साहब का सवाल है कि चांदी क्या 56,400 तक जाएगी क्या? वेल 56,000 के आसपास तो फिलहाल चल रही है, और 300-400 रुपए ऊपर जाना मामूली बात है चांदी में। मुझे लगता है कि इनको अगर 56,400 पे बेचने की इच्छा है तो आपको जरूर ये लेवल मिल जाएगा। बट जस्ट इन केस 56,700-800 के ऊपर निकल जाता है चांदी, तो एक नई दिशा भी फिर से पकड़ सकता है, तो वो लेवल जरूर ध्यान रखिएगा। ओके, अगले दर्शक है गुगले हैं महाराष्ट्र से। क्रूड पर जानना चाह रहे थे कि क्रूड में क्या लग रहा है, क्रूड में यहाँ से क्या करना चाहिए? भूपेश जी क्या करना चाहिए क्रूड में यहाँ पर? क्रूड अभी की बात करें तो क्रूड का आज के लिए पॉजिटिव सेशन चल रहा है। अभी भी मैं ऐसे कहूंगा कि 7,900 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाकर क्रूड में बाइंग की पोजीशन में बने रहें। ऊपर में 8,050 और 8,050 के ऊपर निकलता है तो 8130 का भाव आसानी से देखने को मिल सकता है। अगले दर्शक हीरा लाल है राजस्थान से। ये जानना चाह रहे कि चांदी अगर किन स्तरों पर खरीदना ज्यादा फायदेमंद होगा? भूपेश जी किन स्तरों पर ये एंट्री करे चांदी में? जी, चांदी की बात अभी जैसे मैंने करी कि 55,000 रुपए से लेके 54,500 रुपए की रेंज में जहां भी चांदी मिलती है, इनको चांदी में खरीदारी करनी चाहिए पोजिशनली। और उसका स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस इनको 53,000 का लगाना चाहिए, जिसमें ऊपर के टारगेट 57,500 से लेके 60,000 रुपए तक के टारगेट आने वाले कुछ दिनों के लिए रहेंगे। चलिए अब एक अहम खबर का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ संदीप बजोरिया साहब हैं, सनविन ग्रुप के सीईओ है। सर स्वागत है आपका ET नाउ स्वदेश पर। सर पाम तेल कीमतों में आज जबरदस्त रिकवरी दिख रही है। स्टॉक मार्केट में जो कहावत है बाई ऑन न्यूज ऑन सेल बाई ऑन र्यूमर और सेल ऑन न्यूज़, वो कहानी यहाँ पर हो गई है। अब खबर आने के बाद यहाँ पर तेज़ी दिख रही है। पाम तेल में करीब करीब 9% ऊपर बढ़ गए हैं दाम। क्या लग रहा है पाम तेल में यहाँ से? आपको लग रहा है कि ये रैली सस्टेन करेगी या सिर्फ रिलीफ रैली है और आगे यहाँ पर वापस से गिरावट देखने को मिलेगी पाम तेल में? आपने बहुत अच्छी तरह से उसको डिस्क्राइब किया।
कि जब तक शेयर आया की बात चल रही थी, सब बकरियां भाग गई थी, मार्केट गिर रहा था कि लेवी जीरो हो जाएगी, लेवी जीरो हो जाएगी। 4200 रिंगिट का मार्केट 3500 रिंगिट हो गया। और जब एक्चुअल लेवी का नोटिफिकेशन आया तो मार्केट इतना ओवरसोल्ड हो चुका था कि अब वहां इन्वेस्टर्स को लगा कि अब लेवी हटने से कॉम्पिटिटिव हो जाएगी पाम की प्राइसेस और पाम की डिमांड वर्ल्ड में बढ़ जाएगी और हमारा एक्सपोर्ट अच्छा रह जाएगा। उस हिसाब से आज ये 300 पॉइंट की रैली करीबन 8% 8.5% की रैली आई है। सो अभी देखिए, अभी इस तरह से जो रेंज हो गई है वो मलेशिया की 3500 से 4500 की रेंज बन गई है। 3500 का एक बॉटम करीबन एस्टेब्लिश हो चुका है एंड अभी इसके बीच में ये मार्केट चलेगा, कंसोलिडेट होते रहेगा और इसमें डिमांड भी अच्छी रहेगी, सप्लाई भी बना रहेगा। तो आई थिंक कंज्यूमर के लिए और ओरिजिनल सेलर्स के लिए टाइम परफेक्ट है। और सोयाबीन ऑयल भी हमने देखा फ्राइडे रात को भी 200 पॉइंट अप था, आज भी 100 पॉइंट अप है। क्रूड भी थोड़ा स्टेडी हो गया है। तो ओवरऑल मैक्रो इकोनॉमिक्स भी स्टेडी हो रहे हैं, इक्विटी भी स्टेबल हो रही है। तो वर्स्ट एक बार शायद पीछे है हमारे और कंसोलिडेशन स्टेज में हम आ गए हैं एंड मार्केट अभी ये लेवल में रहना चाहिए, हमारा ख्याल है। सो इट्स अ गुड थिंग, आज जो हुआ है वो अच्छा ही मूव है। सर एक और खबर ये भी आ रही थी कि इंडोनेशिया के पास 60 लाख टन एक्सपोर्ट करना उनके लिए मजबूरी है अगले कुछ समय में। ऐसे में क्या मलेशिया पर भी दबाव होगा, क्योंकि ये भी खबर आ रही थी कि मलेशिया का जो जुलाई का जो स्टॉक होगा उसमें 22% तक की तेजी आ सकती है, 22% स्टॉक बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है। हालांकि जून में भी 8-9% की बढ़ोतरी देखने को मिली थी। ऐसे में क्या ओवर सप्लाई की स्थिति बन जाएगी, एक ग्लट तैयार हो सकता है ग्लोबली और उसका फायदा भारत को मिलेगा आने वाले समय में? नहीं, नॉर्मल टाइम में तो ऐसे भी 30 लाख टन तो इंडोनेशिया एक्सपोर्ट करता ही है महीने में। सो कोई बड़ी बात नहीं है, मतलब सो वो उसको देखते हुए कोई बहुत बड़ा सरप्राइजिंग बात नहीं है 50-60 लाख टन एक्सपोर्ट करना। एंड सब डेस्टिनेशंस में जो बाइंग कंट्रीज है वो सबके यहाँ स्टॉक स्लो है। सब वेट ही कर रहे थे कि भाई ये मार्केट में रोज मार्केट गिर रहा था तो कोई खरीद नहीं रहा था, तो लोग वेट ही कर रहे थे कि भाई कब खरीदें। अब प्राइसेस भी रिजनेबल हो गई है, तो मेरे ख्याल से स्टॉक क्लियरेंस में इतनी कोई दिक्कत नहीं आएगी, मलेशिया हो इंडोनेशिया हो दोनों जगह से। और ये हमारे इंडिया में भी फेस्टिवल का समय अभी शुरू होने वाला है, तो इसके लिए मेरे ख्याल से इतना दिक्कत नहीं होना चाहिए। और हमें मुझे लग रहा है अगस्त महीने सितंबर महीने में तो हमारा पाम का इम्पोर्ट जो पिछले कुछ महीने में 6.25-6.5 लाख टन हर महीने का हुआ है वो 8.5 लाख टन तक चले जाएगा इंडिया अलोन का। और दूसरी कंट्रीज भी अपना इम्पोर्ट स्टेप अप करेगी, तो मुझे नहीं लगता है इसको लेके कोई दिक्कत होनी चाहिए। ओके सर, अब आखिरी सवाल, रिटेल में और कितनी नरमी की उम्मीद करनी चाहिए? जो भी हमारे रिटेल ट्रेडर या रिटेल कस्टमर्स जो ऐसे हमारे व्यूअर्स हैं अगर वो देख रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है यहाँ से कितने दाम और कम हो सकते हैं, कितनी गुंजाइश और है कम होने की? देखिए, वो रिटेल में होलसेल से ट्रांसमिशन होने का 2 हफ्ता लगता है। तो अभी जो इन दिनों में प्राइस गिरी है वो ट्रांसमिट हुई है, लेकिन लास्ट जो गिरी है वो ट्रांसमिट होने में हफ्ता 2 हफ्ता और लगेगा। तो मेरे ख्याल से हम पीक लेवल देखें जो पिछले 12 महीने का, तो पीक लेवल आप समझ के चलिए सोया रिफाइंड का करीबन 185-90 रुपए किलो था और आपका आरबीडी फॉर्मलिन का 180-75 रुपया पर किलो था। वो सोया रिफाइंड आ चुका है, आप समझ के चलिए अभी करीबन 120-22 रुपया, मतलब 120-22 रुपया पर किलो। और पाम का लेवल आ चुका है 111 रुपया, मतलब वो हिसाब से, मतलब तो अच्छा प्राइस रिडक्शन हो चुका है पीक से, कंज्यूमर के लिए बहुत राहत है। तो आप समझ के चलिए करीबन पीक से 40% कीमतें जो है वो कम हो चुकी है। शुक्रिया बजोरिया साहब, आपने वक्त निकाला हमारे लिए और पूरा मार्केट का आउटलुक समझाया कि आगे क्या कुछ हो सकता है और स्थिति, ताज़ा स्थिति क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं और वापस से सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। हमारे साथ एक और दर्शक है, हमारे रेगुलर दर्शक है, क्रिश हैं दिल्ली से, कॉपर पर जानना चाह रहे हैं कॉपर में क्या करना चाहिए। नवनीत जी, क्या लग रहा है कॉपर में यहाँ पर क्या करना चाहिए मौजूदा स्तरों पर? आज जो तेजी आई है इसको किस तरह से देख रहे हैं? क्या ये रिकवरी मात्र है या कंटिन्यू होगी, और ये अगर कंटिन्यू होगी तो कहाँ तक जा सकती है ये तेजी? विष्णु मोहन जी, लास्ट कुछ महीनों में हमने देखा है कि कॉपर या पूरे मेटल कॉम्प्लेक्स में जब तेजी आई है वो शाम को टिका हुई अगले दिन तक टिकती नहीं है, फेड ऑफ हो जाती है। इस बार जब तक कन्विंसिंग क्लोजिंग नहीं आती है 2-3 दिनों के सस्टेन क्लोज, तब तक वापस रिवर्सल हो गया है या ट्रेंड चेंज हो गया, ये कहना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। फिलहाल स्थिति ऐसी है कि 630-631 के आसपास अच्छे रेजिस्टेंस है जहाँ पे अटकेगा कॉपर प्राइस। 634 का आप स्टॉप लगा सकते हैं, 622 के नीचे भी टारगेट देख सकते हैं।
ओके। अगले दर्शक है विशेष हैं बेंगलुरु से, एल्युमिनियम का आउटलुक जानना चाह रहे हैं। भूपेश जी, क्या एल्युमिनियम में क्या लग रहा है यहाँ से? यहाँ भी आज तेजी दिख रही है, हालांकि सभी मेटल में तेजी है, तो एल्युमिनियम में क्या सलाह देंगे इनको? जी, एल्युमिनियम के बाजार को देखें तो यहाँ भी एक पुल बैक ही कहूंगा मैं इसको। ऊपर में जब तक बाजार 211 रुपए के ऊपर डिसेसिवली क्लोज नहीं देता 2 से 3 दिन, तब तक इसमें तेजी कहना है ना बेकार रहेगा। और क्योंकि मार्केट ऊपर में सस्टेन नहीं करते, नीचे में बार बार लौट कर आते हैं अपने सपोर्ट प्राइसेस की तरफ, तो मार्केट में 205 से लेके और 202 के भाव दोबारा आते हुए समझ जाते हैं। महेश है हैदराबाद से, गोल्ड का आउटलुक जानना चाह रहा है। गोल्ड में क्या लग रहा है भूपेश जी आपको यहाँ से? गोल्ड का बाजार अगर मैं कंपैरिजन में रखूं किसी भी मेटल के, चाहे वो बेस मेटल हो चाहे प्रेशियस मेटल, चांदी का बाजार हो, उसकी तुलना में गोल्ड का बाजार मुझे काफी मजबूत दिखता है। और गोल्ड के बाजार में ऐसे कह सकता हूँ कि 50,200 के ऊपर जब तक गोल्ड सस्टेन कर रहा है, ऊपर में हमें 50,000, आज के सत्र की बात करूं तो 50,650 और 50,770 के टारगेट आसानी से देखने को मिल सकते हैं। और 2 से 4 दिन की बात करूं तो 50,900 से 990 के टारगेट आसानी से देखने को मिल सकते हैं। चलिए, अगले दर्शक आप सवाल ले लेते हैं। एम गुर्जर है राजस्थान से, इनका सवाल गोल्ड पर है। ये जब पूछ रहे हैं कि क्या गोल्ड नीचे की तरफ 47,000 तक आ सकता है? नवनीत जी, क्या लग रहा है आपको? लग रहा है कि 47,000 गोल्ड का लेवल दिखेगा आने वाले समय में? जी, हमने देखा है कि गोल्ड में एक तो ड्यूटी बढ़ी है 5%, जिसका एक इंक्रीमेंटल गेन गोल्ड के डोमेस्टिक प्राइसेस पे देखने मिल रहा है, और साथ-साथ रुपये का जो फैक्टर है वो करीब 6 से 7% डोमेस्टिक प्राइसेस को ऊपर कर रखा है। अगर ये दोनों फैक्टर नहीं होते तो इंटरनेशनल टर्म्स में हम ऑलरेडी 47-48,000 के आसपास होते थे। मेरा मानना ये है कि 47 तक के स्तर देखने थोड़े से डिफिकल्ट लग रहे हैं। यहाँ से बहुत इंक्रीमेंटल फॉल कॉमेक्स पे नहीं देखने मिल रहा है, और ना ऐसा लग रहा है कि रुपये में बहुत शार्प अप्रिसिएशन देखने मिलेगा। तो एट बैक्स 49,500 के आसपास आया तो आया गोल्ड, बट अदरवाइज ये बाय ऑन डिप्स वाला माहौल बन चुका है गोल्ड में। ओके। एक और दर्शक है हरदेव सिंह संधू है, इनका सवाल भी गोल्ड पर ही है। हालांकि इन्होंने फर्स्ट टाइम इन्वेस्ट किया है, 10,000 का इन्वेस्टमेंट करना है इनको। 52,400 तक क्या गोल्ड आ सकता है? ये गोल्ड इन्वेस्टमेंट पे ये नए ट्रेडर है, क्या सलाह देंगे इनको नवनीत जी? वेल, आपने डिसेंट अमाउंट से शुरुआत करी, और मुझे लगता है गोल्ड आपके निवेश का एक पार्ट होना ही चाहिए डेफिनेटली। आप यहाँ पर या ये करीब 50,000 के नीचे जब आए तो और थोड़ा सा मनी पंपिंग करके निवेश बढ़ा सकते हैं, और आने वाले कुछ महीनों में आपको जरूर 52,000 52,000 तक के स्तर देखने मिलेंगे। तो आप अगर यहाँ पर एवरेज करते तो आपके रिटर्न थोड़े से बेहतर हो जाएंगे। अगले दर्शक है हरजीत सिंह हैं, जम्मू कश्मीर से इन्होंने किया है। ये क्या गोल्ड की बाइंग शुरू करनी चाहिए मौजूदा स्तरों पर? क्या सलाह देंगे भूपेश जी? करंट जो लेवल है यहाँ पर खरीदारी शुरू कर दें? जी बिल्कुल, अगर इनको लंबे समय के लिए गोल्ड में निवेश करना है तो इनको अभी करंट भाव पर भी इन्वेस्ट करना चाहिए, और 50,000 के नीचे जैसे ही गोल्ड आता है तो वहां भी इनको इन्वेस्ट करना चाहिए। लंबे समय के लिए गोल्ड का चार्ट काफी सेफ चार्ट है। अगर सभी कमोडिटी की तुलना में देखें तो ये भी एक बहुत शानदार असेट क्लास है पिछले काफी वर्षों से, और अभी भी इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, और 50,000 के नीचे आता है तो भी इन्वेस्ट करना चाहिए। अगले दर्शक है राहुल हैं मुंबई से, कॉपर में 20 लॉट इनको खरीदारी करनी है। जानना चाह रहे किस रेट पर एंट्री करनी चाहिए? हालांकि आज सेल किसी को अगर इन्वेस्ट करना है तो नीचे में 605 रुपए से लेके और 607 रुपए तक के जो दाम रहेंगे वो एक सेफर साइड दाम रहेंगे, और यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए, अन्यथा इंतजार करना चाहिए इन भाव का। यानी पुल यहाँ पर बेचकर ही काम करे, और 605 रुपए तक नीचे आ सकता है, ये भूपेश जी को लगता है। और नवनीत जी की भी कॉल आपके लिए दोहरा देता हूँ। कॉपर इन्होंने 630 पे बिकवाली की सलाह दी थी, 634 रुपए का यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा ले, और 622 का टारगेट इन्होंने दिया है। इनको लग रहा है कि शाम होते होते यहाँ पर तेज़ी गायब हो जाएगी और 630 का लेवल आया तो यहाँ पर बेच कर जाए, लेकिन जो भी ट्रेड करे 634 रुपए का स्टॉप लॉस ज़रूर लगा ले। चलिए अगले दर्शक का सवाल ले लेते हैं। हमारे साथ सिल्वर पर आउटलुक जानना चाह रहे स्वप्निल हैं औरंगाबाद से। इनके पास अगस्त फ्यूचर्स के सिल्वर माइक्रो हैं 2 लॉट, 60,600 रुपये के आसपास बाइंग है। होल्ड करें या एग्जिट कर जाए, क्या सलाह देंगे नवनीत जी? 60,600 काफ़ी ऊपर की बाइंग है, अभी 56,000 के आसपास है भाव।
वेल मेरे हिसाब से सिल्वर में काफ़ी करीब-करीब 20% का फॉल हम ऊपरी स्तरों से देख चुके हैं और यहाँ से जो इंक्रीमेंटल फॉल है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, करीब 1 से 1.5% का और फॉल देखने मिल सकता है। तो एट बेस्ट अपनी पोजीशन अगर चाहे तो आप इंटैक्ट रख सकते हैं और 54,000-55,000 की रेंज में जब मिले तो चाहे तो एवरेज भी कर सकते हैं पोजीशन। फिर से आपको 60, 62, 65 ये सब स्तर देखने मिलेंगे, थोड़ा-सा पेशेंस रखना पड़ेगा। अगला 1 क्वार्टर सिल्वर के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग हो सकता है। चलिए अगले दर्शक हैं, गोपाल है रतलाम से। नेचुरल गैस 500 का जुलाई का पुट ऑप्शन ले रखा है, क्या करना चाहिए नवनीत जी? 500 स्ट्राइक का पुट ऑप्शन इन्होंने खरीद रखा है। वेल नेचुरल गैस में फिलहाल तेजी का रुख चल रहा है और मुझे लगता है कि ये 10 रुपए से 15 रुपए की और गेन्स यहाँ से दिखा सकते हैं। आपका जो ऑप्शन है वो काफ़ी आउट ऑफ द मनी हो गया है और अभी मुझे लगता है कि प्रीमियम पूरा डीके होता हुआ ही नजर आएगा। तो छोटा-मोटा भी डिप आए, करेक्शन आए तो आप आपकी पोजीशन एग्जिट कर लीजिए, बेहतर रहेगा। जो भी प्रीमियम बचा है उसको एनकैश कर लीजिए। चलिए अब कुछ एग्री मार्केट की बात कर लेते हैं। ग्वार, जहां पर मॉनसून की खबर के बाद से लगातार दबाव दिख रहा है, अब क्या करना चाहिए ग्वार कीमतों में भूपेश जी? ग्वार में अच्छी खासी गिरावट पिछले काफी दिनों में देखने को मिली है। अगर मैं कहूँ तो ग्वार में मुझे ग्वार ऊपर में 5220 5230 का अच्छा रेजिस्टेंस दिखता है। जहां भी ग्वार उछाले में मिलता है 5220 5230 के भाव पर, वहां है ना ग्वार में बिकवाली करके ही काम करना चाहिए। नीचे में दोबारा से भाव 4950 से 4900 के आसपास आते हुए समझ आते हैं। मसालों में क्या लग रहा है? मसालों में आज जीरा और कोरिएंडर, जीरा और धनिया में तेजी दिख रही है, हल्दी में हालांकि दबाव है, क्या करना चाहिए? कोई मसाला यहाँ पर पसंद आ रहा है आपको खरीदने के लिए? जी, अभी भी मुझे करंट भाव पर जीरा लेना समझ आता है। 23,500 के दाम पर जीरे में 23,200 का स्टॉप लॉस लगाकर जीरे को लेना चाहिए। ऊपर में 23,000 850 से लेके और 24,100 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो ये भी हुए मसालों पे और ग्वार पे। एक और दर्शक है, महेश है हैदराबाद से, गोल्ड सिल्वर का आउटलुक जानना चाह रहे हैं। गोल्ड सिल्वर में इनको क्या करना चाहिए नवनीत जी? जैसे मैंने बताया कि गोल्ड का रुझान थोड़ा-सा तेजी का और अगले 1-2 दिन थोड़ा-सा कंटिन्यूड बाइंग आ सकती है, जो 50,700 50,800 तक भी गोल्ड को ले जा सकती है। बट चांदी में एकदम शॉर्ट टर्म के लिहाज से एक नरमी का माहौल फिर से आ सकता है और जहाँ पे प्राइसेस 55,500 तक भी आ सकती है। तो गोल्ड बाय कर सकते हैं और सिल्वर सेल ऑन रैली करके 2 दिन ट्रेड कर सकते हैं। यानी गोल्ड की में खरीदारी की सलाह है और सिल्वर सेल ऑन रैली की। अब आखिरी सवाल कॉटन पे ले लेते हैं, क्योंकि कॉटन में भी यहाँ पे रिकवरी दिख रही है और खबर ये आ रही है कई राज्यों में जो भारी बारिश की वजह से फसलों को नुकसान भी हुआ है और हालांकि इंटरनेशनल मार्केट में तेज़ी है, उससे भी फ़ायदा हो रहा है और डोमेस्टिक जो कहानी है उससे भी यहाँ पर सपोर्ट मिल रहा है। भूपेश जी, क्या लग रहा है कॉटन में यहाँ से ये तेज़ी टिकती दिख रही है आपको या फिर ऊपरी स्तरों पर दबाव बनेगा? जी, बिल्कुल ऊपरी स्तरों पर लगातार दबाव देखने को मिल सकता है, क्योंकि भाव नीचे भाव से काफी ऊपर आ चुके हैं। अभी कॉटन एक रेंज में ट्रेड करेगा आने वाले दिनों में। 43,500 रुपए से लेके 40,500 तक की रेंज है। तो इसको अगर किसी को लेवाली करके काम करनी है तो 40,500 से 40,300 की रेंज में आता है, तब लेवाली करके काम करना चाहिए। ओके, चलिए यहीं पे समेटने का वक्त आ गया। जो भी बचे हुए सवाल हैं वो कल तो नहीं ले पाएंगे, क्योंकि कल हमारा एक खास शो है मंडी चौपाल, जहां पर हम महंगाई की ग्राउंड रियलिटी चेक करेंगे एपीएमसी वाशी से, और ट्रेडर्स के बीच एक चौपाल है जहां पे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या किस तरह से, जिस तरह से इंटरनेशनल मार्केट में कमोडिटी के दाम नीचे आए हैं उसका फ़ायदा क्या इंडिया में मिल रहा है, मंडियों में भाव क्या हैं और ग्राहकों तक आपके किचन के प्रोडक्ट कितने सस्ते हुए हैं, वाकई क्या स्थिति है, पूरी चर्चा करेंगे। तो इस पर हमारा खास शो कल ज़रूर देखिएगा 4:30 पर मंडी चौपाल। चलिए तो कमोडिटी निवेश को यहीं समेटते हैं। शुक्रिया नवनीत जी आपका, भूपेश जी आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला और दर्शकों के तमाम सवालों के जवाब दिए। तो इस शो में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ब्रेक के बाद आपके लिए लेकर आएंगे स्वदेश विशेष। नमस्कार।